हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग द हिंदू और दैनिक जागरण और इंडिया टाइम्स जो भी अदर न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें जो करंट अपडेट आता है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उनको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि किसी भी एग्जाम में किसी भी करंट टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब एक ही बार करना है तथा सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, और आप वीडियो एक भी मिस ना करो। अब यहाँ पे आते हैं जो कि हमारा था कल का अभ्यास प्रश्न। भारत और भूटान के बीच हाल ही में एक जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला था नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन यानी कि NHPC। दूसरा था गोलोगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड यानी कि खेल। और तीसरा था हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन यानी कि NEEPCO। और हमारा चौथा था जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोलोगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड यानी कि खेल। ठीक है, आप में से कई सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था और जो भी नहीं देते हो तो कोशिश किया करो आप लोग भी देने की, क्योंकि ये प्रीवियस डे के क्वेश्चन रहते हैं जो कि हम 2-3 दिन पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन रहते हैं और ये वही क्वेश्चन इसलिए रहते हैं ताकि आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो सके। ठीक है, और जब आपको पता है कि प्रीवियस डे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आंसर देने के लिए क्या करोगे कि वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपके जितने भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, और जब भी आप कोई एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आप मिस नहीं करोगे। यदि किसी भी टॉपिक से व्याख्या की भी बात करते हैं यहाँ पे तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, 1 2 3 जितने भी बन सकते हैं, तो वहाँ पे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सो आप लोग भी कोशिश किया करिए देने की आंसर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, यदि आप ठान लोगे तो ज़रूर आप सही आंसर दे पाओगे। उसके बाद अब हम व्याख्या की इसकी बात करें तो यहाँ पे है खोलोगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि SJVNL और भूटान के ड्रुकू ग्रीन पावर कारपोरेशन यानी कि DGPC का एक संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धर्म चक्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया है। तो यहाँ पे पहला है 2 मार्च को, तीसरा है 4 अप्रैल को, दूसरा है 4 अप्रैल को, तीसरा है 7 मई को और चौथा है 4 जुलाई को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 जुलाई को। इसके व्याख्या की बात करें तो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी कि IBC 4 जुलाई 2020 को धर्म चक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा मना रहा है। यह दिन दुनिया भर के बौद्धों द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म के चक्र में घूमने, ठीक है, के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन बौद्धों और हिंदुओं दोनों ही के द्वारा अपने अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा कब होता है और गुरु पूर्णिमा अभी हाल ही में मनाया गया है। तो यहाँ पे ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन है यानी 4 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हालांकि 4 जुलाई को गुरु पूर्णिमा नहीं था, कैलेंडर में 5 जुलाई को शायद गुरु पूर्णिमा था। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। उससे पहले यहाँ पे एक और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका की राजधानी क्या है और उसके प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है। तो अमेरिका की जो राजधानी होती है वो वाशिंगटन DC है और उसके जो अभी प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति जी हैं जो कि बहुत पॉपुलर हो चुके हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप जी। ठीक है, तो आई थिंक कि ये सभी को नाम उनका तो बिल्कुल याद ही होगा और देखे भी होंगे आप लोग, क्योंकि वो हर एक जगह छाए हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड में
मतलब कि बाढ़ के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे पहला है पुलवामा में शहीद सैनिकों के नाम पर, दूसरा है गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर, तीसरा है कानपुर में शहीद पुलिस कर्मियों के नाम पर, और चौथा है पठानकोट में शहीद सैनिकों के नाम पर। ठीक है, ये जो कानपुर में अभी बिल्कुल हाल फिलहाल की घटना है, आप में से जो भी टीवी न्यूज़ देखते होंगे वहाँ पे आपने देखा होगा कि कैसे 8 पुलिस कर्मियों को मार दिया जाता है। ठीक है, कोई विकास दुबे नाम की बात की जा रही है कि कोई ऐसे व्यक्ति था जिसने इनको मार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनको ऑन द स्पॉट वहीं पे उनकी डेथ हो गई है, और उनको फायर किया गया था इसलिए उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, कुछ घायल हो गए थे लेकिन 8 जो थे वो वहीं पे ख़त्म हो गए थे। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो मेन मुद्दा है कि किस नाम, मतलब कि कौन सी घटना के नाम पर जो अस्पताल है उनका नाम रखा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा गलवान घाटी। ठीक है, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर, क्योंकि अभी भारत और चीन के मध्य लड़ाई हुई है। कहाँ पे हुई है? तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गलवान घाटी में लड़ाई हुई है भारत और चीन के मध्य। ठीक है, उसके बाद हुआ कि इसमें कितने सैनिक मारे गए हैं? तो इसमें 20 प्लस सैनिक मारे गए हैं भारत के, और चीन के तो 40 से ऊपर ही हैं, तो वहाँ के सैनिक खत्म हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। उसके बाद इसकी व्याख्या की हम बात करते हैं तो DRDO ने दिल्ली में बन रहे देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में गलवान शहीदों के नाम पर विभिन्न वार्डों का नामकरण करने का फैसला लिया है। छतरपुर में स्थित इस अस्पताल में एक साथ 10,000 मरीजों को रखने की क्षमता है। इस अस्पताल के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी 2,000 से ज़्यादा ITBP जवानों के पास है, यानी कि तिब्बती जो जवान जो होते हैं ITBP। ठीक है, तो इसको याद रखना आपको। उसके बाद बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को लद्दाख का दौरा किया था और चीन को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पे पहला है जीत रावल, दूसरा है लाकी फर्ग्यूसन, और तीसरा है राज टेलर, और हमारा चौथा है पीटर फुलटन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीटर फुलटन होगा। इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो पीटर फुलटन ने कैंटरबरी पुरुष टीम का मुख्य कोच बनने के लिए न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी कोच पद छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट और 49 वनडे खेलने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर फुलटन अगस्त 2019 में अंतर्राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए थे। पीटर फुलटन ने अपने करियर में कुल 23 टेस्ट, 49 वनडे और 12 T20 मुकाबले खेले हैं। पीटर फुलटन के अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। उन्होंने 2006 में अपना पहला मैच खेला था, वहीं उन्होंने 2012 में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। ठीक है, जहां 2006 में उन्होंने अपना पहला मैच खेला था, वहीं 2012 में उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था जो कि इंटरनेशनल था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो केंद्र सरकार ने भारत बांड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो इसमें पहला है 14 जुलाई, दूसरा है 25 जुलाई, तीसरा है 15 अगस्त और हमारा चौथा है 25 सितंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो भारत बांड ETF देश का पहला कारपोरेट बांड है। इस बांड की 2 मैच्योरिटी अवधि है। पहली मैच्योरिटी अवधि 3 साल के लिए है, जबकि दूसरी मैच्योरिटी अवधि 10 साल है। ठीक है, इस योजना की दिसंबर 2019 में पेशकश की गई थी। भारत बांड ETF की दूसरी खेप यानी कि 14 जुलाई को पेश होने वाली है। इसका पूरा आकार 14,000 करोड़ रुपए का है। आमतौर पर सरकारें राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बांड जारी करती हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSUs के लिए पैसा जुटाने को सरकार ने निवेशकों के सामने यह विकल्प रखा है। पहले सरकारें सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए बांड लॉन्च करती थी, लेकिन अब छोटे निवेशक भी इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो इसमें से हमारा पहला होगा कि 7.4%, और दूसरा है 8.4%, और तीसरा है 6.4%, और हमारा चौथा है 6.9%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6.4%। ये जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं तो वो हमेशा आपके जो भी आपकी बुक से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब थ्योरेटिकल बोले तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो करंट अपडेट होती है उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स की बात करें तो, ठीक है। इसलिए इसके क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरा इसका डिटेल सहित पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा 6.4 होगा। इसमें यदि इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो जो रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, तो जीडीपी ग्रोथ दर को घटा दिया है। इससे पहले एजेंसी ने मई में 2020-21 में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी बोला जाता है, में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान जताया था। केयर रेटिंग ने मतलब कि केयर रेटिंग्स ने कहा कि देश में जुलाई में भी लॉकडाउन जारी है। रिपोर्ट के अनुसार सकारात्मक वृद्धि केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र से आएगी। रेटिंग एजेंसी ने मई में जीडीपी में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान जताया था, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला हमारा हो जाएगा 4 जुलाई को, दूसरा हो जाएगा 5 अप्रैल को, तीसरा है 8 जून को, और चौथा है हमारा 3 मई को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 जुलाई को। इसके बाद हम इसके व्याख्या की यदि बात करें तो संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक साल 4 जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान में सहकारी आंदोलन के योगदान को रेखांकित करता है। इससे पहली बार 1923 में मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर पाठ्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। तो पहला हो जाएगा बिहार, दूसरा हो जाएगा पंजाब, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद हम व्याख्या की यदि इसकी बात करें तो केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटक में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार के लिए 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। राज्य में विकसित 4 फूड पार्कों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और अधिक पार्क स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, ठीक है। राज्य में कृषि स्टार्टअप्स को फूड पार्कों में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फूड पार्क मूलर यानी कि बागलकोट, हरियूरू और जेवारगी में है। फूड कर्नाटक लिमिटेड को इन पार्कों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि कर्नाटक की प्रेजेंट टाइम में कैपिटल क्या है और इसके सीएम और गवर्नर कौन है, ठीक है। ये आप बताओगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से पूरा इसका राइट आंसर दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो पहला है दिल्ली, दूसरा है बिहार, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है हमारा झारखंड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो दिल्ली होगी। इसकी व्याख्या की यदि बात करें तो यह अभियान 10 जुलाई 2020 और 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। यह अभियान नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने साल 2021 तक 350 वर्ग किलोमीटर के हरित आवरण का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में साल 2017 में हरियाली का आवरण यानी कि 299 वर्ग किलोमीटर था। साल 2019 में इसे बढ़ाकर
325 कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक है, तो जो हमारा आत्मनिर्भर भारत की चुनौती अभी हमारे सामने आ खड़ी हुई। आपको पता है कि 59 जो चीनी ऐप थे उनको बंद कर दिया गया जी। ठीक है, जो मोबाइल ऐप थे, तो इसमें से मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि भारतीय जो भी हैं, तो जो भी युवा हैं वो ऐप यदि इंटरेस्टेड हो, बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और मोदी जी के द्वारा भी उसमें उनको कुछ राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो आप में से जो भी मतलब टेक्निकल के बारे में जानते हो, आप लोग भी कोशिश कर सकते हो बनाने की। जितने भी ऐप्स बंद हुए हैं उनमें से कोई भी एक आप बना सकते हो। ठीक है, और अच्छा खासा आप की इनकम भी हो सकती है उससे, इसलिए आप लोग यदि इंटरेस्टेड हो तो कोशिश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा अपना स्वदेशी करना है। यहाँ पे पहले इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, तो हमारा पहला है कोविड-19 के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के निर्माण से, दूसरा है मोबाइल ऐप विकसित करने से, तीसरा है अंतरिक्ष मानव अभियान से, और हमारा चौथा है रक्षा उपकरणों में के निर्माण से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोबाइल ऐप विकसित करने से। उसके बाद हम इसकी व्याख्या की बात यदि करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्तरीय ऐप विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना तथा भारतीय ऐप निर्माताओं और नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात करें हम, तो धम्म चक्र दिवस हाल ही में मनाया गया। अभी हमने देखा जो पहला क्वेश्चन था 4 जुलाई को मनाया गया। इस दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा यह कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला इसका स्टेटमेंट है कि बैसाख पूर्णिमा को धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथ धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में दर्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हमको बताना क्या है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा यह कथन सत्य है। तो पहला होगा केवल 1, दूसरा होगा केवल 3, तीसरा होगा 1 और 3, और हमारा चौथा होगा 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा केवल और केवल 3। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथ धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में दर्ज है। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें, तो प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को धम्मचक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, बैसाख दिया हुआ था। ठीक है, इसीलिए वो गलत हो गया। ये कब मनाया जाता है, आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। और गौतम बुद्ध द्वारा अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश देने की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथ धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में दर्ज है। ठीक है, यहाँ पे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो कहाँ पे दिया गया था। ठीक है, किस स्थान पे दिया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसका राइट आंसर देना कि ये जो कहाँ सबसे पहले इसका उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध जी के द्वारा। ठीक है, जो इन 5 शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया था, तो सबसे पहले किस जगह पे दिया था। तो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर दोगे। तो यहाँ पे हमारा जो है केवल और केवल 3 ही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में विकसित किए जा रहे कोविड-19 के पहले वैक्सीन के मानव परीक्षण की अनुमति दी है। इस टीके का नाम है। ठीक है, तो जो एक भारत के द्वारा टीका बनाया जा रहा है, तो उसमें से जो भारत ने उसको अनुमति दे दी है परीक्षण के लिए, तो उसका नाम क्या है। तो इसमें पहला है हमारा कोरोनिल, और दूसरा है हमारा कोवैक्सीन, तीसरा है कोरोक्सिली, और चौथा है हमारा कोरोजडे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है और सॉल्व भी कर चुके हैं। तो आई होप कि आप सभी बताओगे। यहाँ पे भारत के द्वारा भी और एक अदर कंट्री है जिसके द्वारा अब कोविड-19 की जो दवाई है, टीका है, उसको निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें भी अनुमति मिल गई है कि आप उसमें इलाज कर सकते हो। ठीक है, कल या परसों की करंट अफेयर्स में हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया था कि भारत के अलावा अदर जो कंट्री है, एक कंट्री है, उसमें भी उसकी दवा का जो परीक्षण था कि आप आदमियों पर परीक्षण कर सकते हैं, तो अनुमति मिल गई है। और यहाँ पे भारत के द्वारा जो बनाई जा रही है, तो वो कौन सी टीका है, ठीक है, उसका नाम
बताना आपको। तो आई होप कि आप सभी इसका राइट आंसर दोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो आप सभी। ऑल द बेस्ट।